उसी वक्त गैब्रियल जोर से चिल्ला उठा, तुम वहां क्या कर रही हो डोरथी? उसका गुस्सा देखकर उसका असिस्टेंट डर गया। लॉर्ड राफेल के मन में चल रहा था, सम्राट को अब एक नई एम्प्रेस की जरूरत पड़ेगी और पूरे साम्राज्य में डोरथी से ज्यादा कोई भी उपयुक्त नहीं। बस सम्राट तलाक पेपर्स पर साइन कर दे। तभी लियोनिल आया, एक न्यूज लेकर, जिसे सुनकर राफेल चिल्ला उठा, क्या कहा तुमने अभी? सम्राट तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं कर रहा? लियोनिल ने हाँ में कहा। हाँ, ऐसा ही है। राफेल ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? लियोनिल ने कहा, तुम्हें नहीं लगता सम्राट को काउंटेस परवेज से प्यार है? राफेल ने आंखें फैलाते हुए कहा, प्यार? उसका इस सब से क्या लेना देना? लियोनिल ने कहा, क्या मतलब क्या लेना देना? वो इसीलिए शादी तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे आशा से सच में प्यार है। राफेल ने कहा, एक सम्राट की शादी आम आदमी की शादी जैसे नहीं होती। सम्राट की शादी इतिहास का हिस्सा होती है, लिखी जाती है वो हिस्ट्री में। उससे देश की इज्जत जुड़ी होती है। और सम्राट कार्लाइस, जो साम्राज्य के सुवर्ण युग को संभालेगा, उसे ऐसी पत्नी चाहिए जो उसके साथ राज्य के मामले पर बराबरी से बात कर सके, जिसमें गरिमा और शान हो। लियोनिल ने कहा, क्या तुम्हें लगता है सम्राट ये नहीं समझता? राफेल ने कहा, फिर भी अगर वो सब जानता है तो आखिर क्यों? लियोनिल ने बीच में ही कहा, क्योंकि प्यार हमेशा तर्क से नहीं चलता, इरैशनल होता है। शायद तुम समझ नहीं पाओगे। राफेल चुप हो गया। लियोनिल ने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर हिज मैजेस्टी गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे समझाना हमारा फर्ज है। लियोनिल ने थोड़ा नर्म और सुर में कहा, सर राफेल, तुमने सम्राट को काफी दिन से देखा है ना? उसकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। दूसरी तरफ जब कार्लाइस अपने काम में व्यस्त था, लियोनिल ने पूछा, आपकी नींद पूरी हो रही है? कार्लाइस ने कहा, मैं लगभग 4 घंटे सोता हूँ। दिन में 3 बार खाता हूँ, मीट और फ्रूट के साथ। मैं अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज नहीं करता, इसलिए चिंता मत करो। लियोनिल ने धीरे से कहा, मुझे आपके फर्ज की नहीं, आपके दुख की चिंता है, योर मैजेस्टी। कार्लाइस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम दोस्त की तरह पूछ रहे हो तो सच बताओ, मुझे नींद नहीं आती। मैं मुश्किल से खा लेता हूँ। मुझे आशा की याद आती है, पर उससे मिल भी नहीं सकता, जबकि वो हर दिन मिलने आती है। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता मैं जी भी क्यों रहा हूँ। लियोनिल ने बाद में राफेल को सब बताया। राफेल चिल्लाया, तो तुम्हें सम्राट को समझाना चाहिए और डोरथी से मिलने का इंतजाम भी करो। लियोनिल ने सोचा, यह समझता ही नहीं। अगर हम लेडी डोरथी को भी ले आए तो भी सम्राट का दिल नहीं बदलेगा। और फिर वो वहां से चला गया। इधर प्रीवोस्ट में डेकर किसी से बात कर रहा था। अबेंडन लैंड के लोग कह रहे हैं कुछ अजीब हो रहा है। बस्टी ने कहा, हाँ, वही सुनने में आया है। डेकर ने कहा, अजीब है, इस पर बाद में खुद जाके पता करना पड़ेगा। तभी डोरथी उसके सामने आई और बोली, सर डोनोवन, आप बिजी तो नहीं? डेकर ने उसकी मुस्कान देखकर तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। बस्टी वही था, हैरान हो गया। डेकर ने उसे धक्का देकर बाहर भेज दिया। इस बात को बाद में पूरा करते हैं दोस्त। फिर डोरथी की तरफ मुड़कर बोला, क्या बात है लेडी राफेल? वो बोली, कुछ खास नहीं, बस मेरे पिता मुझे बार बार राजधानी बुला रहे हैं। मैं मना करती हूँ पर वो मानते ही नहीं। डेकर मुस्कुराया, सर राफेल वाकई जिद्दी इंसान है। डोरथी बोली, इसलिए मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। डेकर ने पूछा, मुझसे? वो बोली, हाँ, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, आप मदद करोगे ना? फिर वो उसके कान के पास झुककर कुछ बोली। डेकर ने हैरानी से कहा, सच? क्या ये सही है? डोरथी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आपके सिवा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आशा डेकर के ऑफिस में गई। दिल में सोच रही थी, आखिर सम्राट सोच क्या रहा है। तभी उसने एक लेटर देखा और हैरान हो गई। ये डेकर का खत है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है डेकर ठीक है, ये सोचकर सुकून मिलता है।
खत पढ़ते हुए उसने सोचा, अगर वो किसी का परिचय करवाना चाहता है तो क्या ये चांदनी रात के नीचे किसी नई कहानी की शुरुआत तो नहीं। इधर आशा सिसिलिया से मिल रही थी। बहुत दिन हो गए लेडी, उसने कहा। सिसिलिया उदासी से बोली, प्लीज आप आराम से बात कीजिए योर मैजेस्टी। आशा ने नरमी से कहा, तुम मुझे पहले जैसा ही बुला सकती हो। सिसिलिया ने थोड़ा झिझक कर कहा, मुझे डर लगता है मैं अब पहले जैसे नहीं कह सकती। आप अब सम्राट की पत्नी हैं, इसलिए मैं आपको एम्प्रेस ही कहूंगी। आशा ने आह भरते हुए कहा, पर मैं तो ये पदवी छोड़ने वाली हूँ जल्द ही। सिसिलिया ने सर झुकाते हुए कहा, मुझे पता है शायद ये सवाल करना थोड़ा बदतमीजी हो, पर क्या आपको उनका कन्फेशन मिल गया योर मैजेस्टी। आशा ने हैरानी से पूछा, कन्फेशन उनका। इधर लियोनिल कार्लाइस से बात कर रहा था। कन्फेशन, कार्लाइस ने थोड़ा सोचकर कहा, मैं हालात और बिगाड़ना नहीं चाहता। लियोनिल ने सर हिलाकर कहा, मुझे भी यही लगा था, पर फिर भी आपने अब तक उनसे अपनी फीलिंग्स का इजहार क्यों नहीं किया। कार्लाइस कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं सिर्फ उन्हें निराश करता आया हूँ। एक तरह से उनके लोगों के खोने का कुछ हिस्सा भी मेरी वजह से हुआ है। क्या ऐसी सूरत में मैं अपने प्यार का इजहार करूं? उसने गहरी सांस ली और कहा, आशा सोचेगी कि मैं उसके लोगों को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, और अगर वो मुझे मना करे तो शायद उसे लगे कि उसके लोग खतरे में हैं। वो अपनी खुशी त्याग देगी सिर्फ उन्हें बचाने के लिए। मुझे वो अच्छी तरह पता है, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स कह नहीं पाता। लियोनिल ने कहा, पर आप हमेशा उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती योर मैजेस्टी। कार्लाइस ने धीरे से हाँ की, मुझे पता है, पर मैं तभी बोलूंगा जब मैं भी उसकी तरह अपनी जिंदगी या सुकून सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाऊं। लियोनिल ने नरमी से कहा, आपको इतना वक्त नहीं लगेगा महाराज, सब ठीक हो जाएगा। कार्लाइस ने गहरी सांस ली और बोला, लियोनिल, लेडी दुप्रैट को बुलाओ। लियोनिल हैरान हुआ, आप अभी लेडी दुप्रैत को बुलाना चाहते हैं। कार्लाइस ने हाँ में कहा, हाँ, मैंने उसे एक वादा किया था, उसके परिवार की उत्तराधिकारी होने से संबंधित बात है। लियोनिल ने पूछा, सिर्फ इतना ही। कार्लाइस ने बस मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बस इतना ही। दूसरी तरफ सिसिलिया आशा से कह रही थी, कन्फेशन। आशा ने उसके शब्द दोहराए, कन्फेशन। सिसिलिया ने मन ही मन सोचा, क्या सच में सम्राट ने अब तक इन्हें कन्फेस नहीं किया। फिर वो बोली, मुझे लगता है आपको उनसे सीधा बात करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है वो आपके अलावा किसी और को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। आशा हल्की सी हंसी के साथ बोली, मुझे नहीं लगता। बहुत सी महिलाएं हैं जो एम्प्रेस बनने का सपना देखती है। सिसिलिया ने सर हिलाकर कहा, मैं एम्प्रेस की कुर्सी की बात नहीं कर रही, मैं उसके दिल की बात कर रही हूँ। तभी एक असिस्टेंट आया, लेडी सिसिलिया दुप्रैत, सम्राट आपको बुला रहे हैं। अगर आप व्यस्त हो तो बाद में जा सकती हैं। सिसिलिया तुरंत बोली, नहीं, मैं अभी जाती हूँ। जाते हुए वो आशा से बोली, प्लीज आप भी उनसे दिल से बात कीजिए, मैं भी उनसे बात करूंगी। मुझे लगता है एक अच्छी बातचीत से सब कुछ ठीक हो सकता है। आशा ने उसे जाते हुए देखा, पर सोचा, ये मेरे और उनके लिए इतना सब क्यों कर रही है। क्या सच में सम्राट हमारा रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। इधर गिल्स राफेल तूफानी कदम से कार्लाइस के ऑफिस में घुसा। योर मैजेस्टी, मेरी बेटी को प्रीवोस्ट में बंदी बनाया गया है। क्या आप अपने कोर्ट के खिलाफ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त करेंगे। कार्लाइस शांत रहा, पर मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली सर राफेल। गिल्स गुस्सा कर बोला, सोचने की जरूरत क्या है। अगर वो खुद वापस राजधानी नहीं आ रही तो इसका मतलब वही है। कार्लाइस ने थोड़ा रुक कर कहा, ठीक है, अगर ये सच है तो ये बहुत गंभीर बात है। शायद मुझे खुद इस मैटर को हैंडल करना पड़ेगा। तभी आशा अंदर आई। आखिर आज आपसे मिल पाई योर मैजेस्टी। कार्लाइस ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पिछली बार के बाद
मैं काफी व्यस्त था। मैं आपसे सर राफेल के बारे में ही बात करना चाहता था। क्या सच में लेडी डोरथी को प्रीवोस्ट में बंदी बनाया गया है? आशा ने बहे उठाते हुए कहा, आप यह पूछ रहे हैं कि लेडी डोरथी को बंदी बनाया गया है? कार्लाइस ने हाँ में कहा। सर राफेल का कहना है कि ऐसा ही हुआ है। आशा ने सांस छोड़ते हुए कहा, लेडी डोरथी तो अपनी मर्जी से प्रीवोस्ट में रुकी है, सिर्फ अपने पिता के कंट्रोल के खिलाफ। शायद सर राफेल को यह बात पता नहीं। कार्लाइस ने सोचकर कहा, सर राफेल बहुत कुशल आदमी है, पर शायद इसी वजह से उन्हें लगता है कि उनका विचार ही सही है। शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती रुक गई। आशा ने कहा, आप अभी भी उन्हें कुशल कह रहे हैं, जबकि उन्होंने आपके आदेश का उल्लंघन किया। आप जानते हैं, सम्राट के हुक्म का उल्लंघन मौत की सजा के बराबर होता है। आपने उन्हें जीने दिया। क्या वो आपके लिए इतना आवश्यक है? कार्लाइस ने शांत सुर में कहा, हाँ, मैं एक अच्छे सैनिक को नहीं खोना चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो थोड़ा भटक गया है। उसने धीरे से बताया, मैं उसे तब से जानता हूँ जब मैं सिर्फ 10 साल का था। वो एकेडमी का सबसे प्रसिद्ध शिक्षक था, पर उसने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया था। मुझे हमेशा लगा शायद उसने मेरे अंदर कुछ ऐसी बात देखी थी जो मुझे नहीं दिखी। एक बार मुझे बचाने के लिए उसने अपने शरीर पर तीर खाया था। मेरे खाने का जहर टेस्ट करते करते वो कई बार मौत के करीब गया। अपने व्यापार बंद कर दिए सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आज तक वो मेरे साथ है। आज मैं जिंदा हूँ तो उसी की वजह से। तो मैं उसे कैसे हटा दूं जब सब कुछ ठीक लग रहा है? आशा का चेहरा नरम पड़ गया। मुझे ये सब नहीं पता था, कार्लाइस ने धीरे से कहा। हाँ, क्योंकि मैंने कभी बताया ही नहीं। मुझे ऐसे किसी अपने की जरूरत है जो उन बातों को कह सके जो मैं खुद नहीं कह पाता। कार्लाइस ने हल्का सा थका हुआ सांस लिया और बोला, जब से साउथ का वार हुआ है मैंने उसे थोड़ा दूरी बना ली है। वैसे भी मैं सोच रहा था कि हमारी दोस्ती एक दिन सही तरीके से खत्म कर दूं। आशा ने पूछा, क्या आप श्योर है? लेडी राफेल खुद ही रहने गई है प्रीवोस्ट में। कार्लाइस ने सर हिलाकर कहा, हाँ, सर राफेल तो हमेशा उसे एम्प्रेस बनाने के लिए पुश करता रहता है। आशा ने थोड़ा गुस्से में कहा, अब क्या करोगे? जो दो सबसे बड़े कैंडिडेट्स हमारे डिवोर्स का इंतजार कर रहे थे वो तो खुद ही पीछे हट गए हैं। तुम मुझसे कब तक अपने दिल की बात छुपाते रहोगे? मुझसे एक बार खुलकर बात नहीं कर सकते? मैं प्रीवोस्ट वापस जा सकती हूँ क्या? कार्लाइस को अचानक लियोनेल के शब्द याद आए। तुम हमेशा उसे अवॉइड नहीं कर सकते। एक बार उससे डायरेक्टली बात करो। अगर वो मना करे तो बस एक्सेप्ट कर लो। कार्लाइस ने गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और बोला, मैं। आशा उसे देखती रह गई। उसे लगा जैसे वो कुछ बहुत जरूरी कहने वाला है। तभी दूसरी तरफ एक नोबल मीटिंग चल रही थी। एक एरोगेंट लेडी अपनी सहेली से बोली, तुम कह रही हो करंट एम्प्रेस तो बस टेम्पररी है? दूसरी बोली, शायद हाँ, वैसे भी उनका शादी तो पहले से ही अजीब था। एक ने कहा, हिज मैजेस्टी तो अभी सिर्फ 28 के हुए हैं, उन्हें जल्दी नई एम्प्रेस ढूंढनी होगी। इसके बीच सर गिल्स राफेल ने कार्लाइस के ऑफिस में घुसकर कहा, योर मैजेस्टी, मेरी बेटी डोरथी को प्रीवोस्ट में कैद करके रखा गया है। क्या आप अपने कोर्ट का ऐसा अपमान होने देंगे? कार्लाइस शांत रहा। मैंने पूरी जांच करवाई है। लेडी डोरथी अपनी मर्जी से प्रीवोस्ट में है। राफेल गुस्सा हो गया। क्यों भला मेरी बेटी ऐसे नीचे लोगों के बीच रहना चाहेगी? मैं उसका गार्डियन हूँ। कार्लाइस ने शांत पर ठंडे टोन में कहा, गार्डियन हो, मालिक नहीं। तुम्हें भी पता है, बड़े लोग अपने फैसले खुद कर सकते हैं। तुम जैसे नाइट्स को ये बात भूलनी नहीं चाहिए। राफेल अंदर ही अंदर सोचने लगा, मैंने अपनी जान तक लगा दी उसे एम्परर बनाने में। अगर डोरथी एम्प्रेस बन जाए तो सबके लिए अच्छा होगा। ये क्यों नहीं समझ रहा? तभी आवाज आई, एम्परर आ रहे हैं। मीटिंग में कार्लाइस ने बैठकर कहा,
चलो मीटिंग शुरू करते हैं। असिस्टेंट ने एक लेटर पकड़ा और बोला, आज का पहला टॉपिक है हिज मैजेस्टी की शादी से जुड़ा मुद्दा। एक नोबल खड़ा हुआ। योर मैजेस्टी, करंट एम्प्रेस काउंटेस परवेज ने तलाक के पेपर्स सबमिट कर दिए हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक पूरा होगा। डिवोर्स के बाद ही नए कैंडिडेट्स के लिए रास्ता क्लियर होगा। कार्लाइस थोड़ा अनईजी हो गया पर कुछ बोला नहीं। उसे पुरानी बात याद आई जब वो आशा से अकेला मिला था। आशा, मैं तलाक नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हमारी शादी चलती रहे। आशा ने हल्की सी नर्वसनेस में पूछा, ये सब क्यों कह रहे हो अब? कार्लाइस ने उसके नजदीक जाते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ आशा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे डर था अगर मैंने बोला तो तुम मुझे ठुकरा दोगी, इसलिए मैं तुमसे बचता रहा। मुझे माफ कर दो। मैं उस वक्त बेवकूफ था जब मैंने कहा था कि गोल पूरा होते ही तुम्हें छोड़ दूंगा। आशा धीरे से बोली, कब से ऐसा महसूस करते हो? कार्लाइस ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, एक दिन लगा कि मेरी सारी सोच सिर्फ तुम्हारे आसपास घूमती है। सुबह आँख खुलती है तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जब सुना था कि प्रीवोस्ट कैसल पे हमला हुआ है तब पहली बार मैंने भगवान से दुआ मांगी थी तुम्हारे लिए। वो रुक गया, आंखें भर आई। मुझे पता है तुम्हें लगता होगा मैं बेशरम हूँ जो अब ये कह रहा हो, पर क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? सिर्फ एक मौका सब कुछ सही करने के लिए। ये कहकर वो घुटना पर बैठ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, प्लीज आशा, एक बार, बस एक बार। उसकी आंखों में आंसू थे। आशा का दिल हिल गया। उसने हाथ धीरे से छुड़ाकर कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कार्लाइस ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया, जितना चाहे उतना लो। फिर आशा ने कहा, पर मुझे अवॉइड मत करना। नेक्स्ट टाइम मैं मिलने का रिक्वेस्ट करूंगी। उसने प्रॉमिस किया, मैं मना नहीं करूंगा। फिर आशा बोली, अब मैं निकलती हूँ। लेडी राफेल के मैटर पे कार्लाइस ने कहा, मैं जाने से पहले सर राफेल को सब एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी कार्लाइस प्रेजेंट में आता है और सोचता है, ये टॉपिक डिस्कस करने लायक नहीं है। ये तो मेरे और एम्प्रेस के बीच का पर्सनल मैटर है। तभी गिल्स खड़ा हो गया और जोर से बोला, योर मैजेस्टी, एम्परर और एम्प्रेस से रिलेटेड कोई भी बात एम्पायर के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसे पर्सनल कैसे कह सकते हो? एक और नोबल बोला, बिल्कुल सही। एम्परर की शादी एम्पायर के फायदे के हिसाब से प्लान होनी चाहिए। क्या आपको काउंटेस परवेज से डिवोर्स का कोई प्लान नहीं है? कार्लाइस ने थोड़ा थककर सोचा, मुझे अभी आशा से जवाब नहीं मिला तो मैं अभी कुछ कह भी नहीं सकता कि डिवोर्स होगा या नहीं। फिर बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम सबको एम्पायर के फ्यूचर की इतनी फिक्र है। काउंटेस ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर फिर भी तुम सब चाहते हो कोई और एम्प्रेस बने। एक नोबल ने जवाब दिया, हमें पता है काउंटेस बैटलफील्ड में बहुत अच्छी थी, पर बैटलफील्ड और एम्प्रेस बनने के रिक्वायरमेंट्स अलग चीजें हैं। अगर आप उन्हें रिवॉर्ड देना ही चाहते हो तो उन्हें रॉयल नाइट्स का कमांड दे दो। कार्लाइस चुप हो गया, फिर बोला, मुझे तुम सबके ओपिनियंस समझ आ गए, पर जैसे मैंने कहा ये इशू अभी रिजॉल्व नहीं होगा। उसका असिस्टेंट बोला, तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में इस पे फिर बात करनी पड़ेगी। कार्लाइस ने नजर झुका ली और उसके दिमाग में सिर्फ आशा ही थी। दूसरी तरफ आशा को विवियाना का लेटर मिला, मैं जल्द ही एम्पेरियल पैलेस में आने वाली हूँ आपसे मिलने। आशा की लेडी असिस्टेंट बोली, योर मैजेस्टी, सर लियोनिल आपसे मिलना चाहते हैं। आशा ने सोचा, सर लियोनिल? फिर बोली, उन्हें अंदर भेजो। लियोनिल अंदर आया, बोव किया और बोला, माफ कीजिए, बिना अपॉइंटमेंट के मिलने आया हूँ। आशा ने कहा, इतना फॉर्मल मत बनो सर लियोनिल, अब तो ये सब देख के ऊब गई हूँ। लियोनिल ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तो फिर मैं रिलैक्स्ड रहता हूँ। आपको पता होगा आज नोबल मीटिंग थी। आशा बोली, हाँ, लेडी सिसिलिया ने बताया था। लियोनिल बोला, उस मीटिंग में आपकी पोजीशन एज ए एम्प्रेस पे डिस्कशन हुआ। ज्यादातर नोबल्स चाहते हैं
कि नई एम्प्रेस सिलेक्ट हो, पर हिज मैजेस्टी डिवोर्स नहीं चाहते। अगर आप थोड़ा जल्दी डिसीजन ले लो तो उनके लिए चीजें आसान हो जाएगी। आशा ने सर हिलाकर के कहा, समझ गई। लियोनिल बोला, मैं आप पर प्रेशर नहीं डाल रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर कोई आपको डिवोर्स के लिए फोर्स करे तो वो देशद्रोह के बराबर होगा। पर आखिरी फैसला आपका होगा, डिवोर्स लेना है या नहीं लेना है। आशा ने कहा, मुझे बताने के लिए शुक्रिया। लियोनिल बोला, आपके सर्विस में हूँ, अब मैं निकलता हूँ। आशा थकी सी कुर्सी पे बैठी सर पकड़ के सोचने लगी, अगर मैंने जल्दी डिसीजन नहीं लिया तो ये नोबल्स एम्परर और मुझ पे उंगली उठाते रहेंगे। उसने गहरी सांस ली, मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गई ऐसे डिसीजन के बीच। तभी लेडी विवियाना उनसे मिलने आई। आशा ने हल्की सी आवाज में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगी लेडी विवियाना। लेडी विवियाना स्ट्रेट पोस्चर में बैठी थी, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, पर आंखों में हल्का सा हेजिटेशन था। उसने कहा, मुझे भी ये एक्सपेक्ट नहीं था योर मैजेस्टी। आशा के लिप्स पे हल्की सी मुस्कान आई, तो अब आप भी मुझे एम्प्रेस कहकर बुला रही है। थोड़ा साइलेंस छाया, जैसे हवा रुक गई हो। आशा ने पूछा, तो बताइए, आप मुझसे मिलने क्यों आई हैं? विवियाना ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने सुना है आप डिवोर्स लेने का सोच रही हो। आशा की नजर थोड़ी झुकी, मन में कुछ कसक सी हुई। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेडी विवियाना तुरंत बोली, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप ही एक ऐसी औरत हो जो उस कुर्सी के लायक हो। आशा थोड़ा हैरान हो गई और बोली, तुम्हारी बात की कदर करती हूँ, पर लेडी विवियाना झुकी और बोली, ये खाली तारीफ नहीं है। तुम्हें एम्प्रेस बैट्रिशिया याद है ना? उसके सपोर्टर्स अभी भी कोर्ट में हैं, पर उनमें किसी में भी ट्रू लीडर देखने की समझ नहीं। ये सुनकर आशा चुप हो गई। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, वो प्रेशर, वो गॉसिप, पर नजर जो उसके हर कदम पे होती थी। लेडी विवियाना बोली, मैं कभी ऐसी ही थी, मुझ में भी एक फेयर रूलर होने की क्वालिटी नहीं थी। आशा ने उसकी आंखों में देख के कहा, हो सकता है अगर तुम अकेली रूरल होती, पर एम्परर भी अकेला नहीं संभाल सकता। लेडी विवियाना का चेहरा थोड़ा उदास हुआ। उसने कहा, सच में तुमसे मिलने से पहले वो भी उन्हीं नोबल्स जैसा था। आशा ने पूछा, और तुम्हें कैसे पता ये सब? लेडी विवियाना बोली, तुम बस तलवार चलाना जानती थी बैटलफील्ड पे, पर तुमने एम्परर को बदल दिया। इस बार लेडी विवियाना ने बिना हेजिटेशन से कहा, मैं पूरी तरह श्योर हूँ। मैं हिज मैजेस्टी को तुमसे ज्यादा ध्यान से देखती रही हूँ, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। जो एम्परर को बदल सकती है और जो एक नया इंसाफ पसंद रूरल बना सकती है, वो सिर्फ आप ही हो योर मैजेस्टी। आशा की सांस एक पल के लिए रुक गई। विवियाना के शब्द इतने सच्चे थे। विवियाना आगे बोली, बस इतना ही चाहती हूँ कि आप डिवोर्स लेने का फैसला दोबारा सोच लें। सीन चेंज होता है। सुनसान जमीन पर तेज हवा चल रही थी। दो आदमी दूर खड़े बारबेरन लोगों को देख रहे थे, जो इस बार शांत खड़े थे, हमला नहीं कर रहे थे जैसे पहले करते थे। एक ने धीरे से कहा, यार, ये पहली बार हो रहा है ना? बारबेरियन लोग पहले अटैक नहीं कर रहे। दूसरा बोला, आंखें सिकोड़ते हुए, हाँ, अजीब लग रहा है। शायद वो अफवाह सच थी कि अब वो हमला नहीं करती। किंगडम के स्टोन कॉरिडोर में लॉर्ड डोनोवन इधर उधर घूम रहा था। एक नौकर अंदर आया, हाथ में एक सील्ड लेटर लिए। लॉर्ड डोनोवन, नौकर ने धीरे से कहा। डोनोवन मुड़ गया, भौहें उठाते हुए कहा, लेडी प्रीवोस्ट ने आपके लिए लेटर भेजा है। ये डोनोवन डेकर ही है, आप भूलना मत। डोनोवन का चेहरा चमक गया। उसने लेटर खोला, ध्यान से पढ़ने लगा। चेहरा धीरे धीरे सीरियस होता गया। नौकर बोला, कुछ हुआ है क्या माय लॉर्ड? डोनोवन ने हल्की सी आवाज में कहा, लगता है आशा के साथ कुछ हो रहा है। नौकर ने पूछा, लेडी प्रीवोस्ट के साथ? डोनोवन ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, वो चाहती है कि मैं कैपिटल आऊं। मुझे कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। नौकर ने झुककर कहा,
जी, मैं तैयारी करवा देता हूँ। डोनोवन ने खिड़की के बाहर देखा। शाम ढल रही थी। उसने सोचा, आशा ने मुझसे कभी मदद नहीं मांगी थी। अब क्या हुआ होगा? पीछे से एक शांत आवाज आई, तुम कैपिटल जा रहे हो? डोनोवन ने मुड़कर देखा। डोरथी खड़ी थी, हमेशा की तरह कंपोस्ट और क्यूरियस। हाँ मिस डोरथी, डोनोवन ने कहा। डोरथी बोली, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे अपने पिता से खुद कहना होगा। डोनोवन ने हाँ में सिर हिला दिया। सुबह चलते हैं। डोरथी मुस्कुराई। परफेक्ट, मिलते हैं कल सुबह। कुछ दिन बाद आशा के रेसिडेंस के बड़े दरवाजे खुले। वो खुद डोरवे में खड़ी थी, हल्की सी मुस्कान के साथ। डोरथी ने ग्रेसफुली बो किया। आपको दोबारा देख के अच्छा लगा आशा। डोनोवन ने थोड़ा झिझक कर कहा, योर मैजेस्टी, अब मुझे आपको यही कहकर बुलाना चाहिए। आशा हंस पड़ी। नहीं, बस आशा ही कहो, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। डोनोवन ने पूछा, पर आपने मिलने के लिए बुलाया किस लिए था? आशा का चेहरा थोड़ा बदला। आंखों में एक हल्का सा दर्द था। मैं सोच रही हूँ, मुझे एम्परर से डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं। क्या? दोनों एक साथ बोल पड़े झटके से। डोरथी ने थोड़ा सार्केज्म के साथ कहा, मुझे लगता है हमने कभी सोचा ही नहीं था आप ऐसा कभी कहेंगी। आशा ने थोड़ा कसक भरी आवाज में कहा, हाँ मैं भी, मुझे लगा हम दोनों के बीच सब ठीक है। डोरथी ने सीधा कहा, मुझे तो लगा आप दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हो। आशा ने धीरे से कहा, पता नहीं। डोरथी ने सिंसियर टोन में कहा, मुझे लगता है आप ही वो हो जो एम्परर को सही रास्ते पे ला सकती हो। पर अगर आप एम्प्रेस नहीं रहना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आशा ने पूछा, तुम्हें लगता है मैं ये रोल निभा पाऊंगी? मैं तो अपने लोगों का ढंग से ख्याल भी नहीं रख पाई। डोरथी आगे बढ़ी, ये गलत बात है। मैंने बहुत सारे नोबल्स देखे हैं, पर आप जैसे नोबल कम ही मिले जो अपने लोगों की केयर फॉर्मेलिटी से ऊपर रखते हैं। पावर ने सबको करप्ट कर दिया है, पर आप अलग हो। आशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वो तुम्हारे पर्सनल ओपिनियंस हैं। सब लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग डिसाइड कर रहे हैं मुझे रिप्लेस कौन करेगा। उसकी आवाज थोड़ी हिल गई। मुझे लगता है एम्परर के साथ रूल करना मेरे बस का नहीं। डोरथी ने पूछा, बस इसी वजह से डिवोर्स सोच रही हो? जब एम्परर ने खुद कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है। डोरथी की आवाज में एक सॉफ्ट अर्जेंसी थी। इवन अगर तुम एम्प्रेस रहो भी, तो भी तुम्हें पूरे एम्पायर का बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। आशा ने थोड़ा थक कर कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? डोरथी बोली, खुश रहो, जो तुम्हें सुकून दे वही करो। डोनोवन आगे बढ़ा और बोला, हाँ आशा, अपने लिए जियो। आशा ने आंखें बंद करके आंसू रोके। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। प्रिवोस्ट की रक्षा करना ही मुझे खुशी देता था, आशा ने धीरे से कहा। बहुत टाइम से बस वही मेरे लिए सब कुछ था। डोनोवन ने नरम लहजे में बोला, प्रिवोस्ट अब पहले जैसा नहीं रहा। आशा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या मतलब? जो बारबेरियंस लोग पहले हम पे अटैक करते थे ना, अब वो उतने अग्रेसिव नहीं रहे। डोनोवन ने कहा, लगता है जैसे वो लोग धीरे धीरे आम इंसान बन रहे हैं। आशा ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। डोनोवन ने कामली कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आशा के जहन में एक याद उभरी। मेरे मरने के बाद प्रिवोस जाना, वहां मैंने आपके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। गैब्रियल के शब्द गूंज उठे। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या ये वही गिफ्ट है जिसके बारे में गैब्रियल ने कहा था? फिर उसने थोड़ा कॉन्फिडेंट होके कहा, अगर ये सच है तो मुझे खुद प्रिवोस जाके देखना पड़ेगा। डोनोवन ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम ये सब अपनी जिम्मेदारी का एहसास में कर रही हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी खुशी सेक्रीफाइस करो। उसकी नजर आशा के आंखों पे टिक गई। वहां वफादारी और फिक्र दोनों थी। डोरथी और मैं मिलके प्रिवोस संभाल लेंगे, उसने आगे कहा। आशा ने उन दोनों को देखा, थोड़ी हैरान सी। वैसे कब हुआ ये सब? डोरथी हल्के से शर्मा गई और डोनोवन ने मुस्कुराते हुए कहा,
अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हमने डिसाइड किया है शादी करने का। बस अभी उसके पिता की रजामंदी नहीं मिली। डोरथी ने तुरंत बोला, मुझे उनके परमिशन की जरूरत नहीं। आशा ने एक गहरी सांस ली। दिल में एक बोझ हल्का हुआ। समझ गई, उसने कहा। तो तुम तो ऑलरेडी सेफ हाथ में हो। डोनोवन ने रिस्पेक्ट से कहा। बस एक बार अपने दिल की सुन लो आशा। आशा ने धीरे से कहा, मेरा दिल? उसने उन दोनों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर सच्चा प्यार, एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। बहुत दिनों में पहली बार आशा के दिल में एक हल्का सा होप जग गया। शुक्रिया, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। तुम दोनों ने मेरी सोच साफ कर दी। उसकी नजर होरिजॉन की तरफ गई। सूरज ढल रहा था और उसके चेहरे पे एक शांत, पक्की सी स्माइल थी। मुझे लगता है मुझे अब एम्परर से मिलना चाहिए, उसने कहा। तभी दूसरी तरफ लॉर्ड राफेल खड़ा था। सामने एक नोबल आदमी बोव करके खड़ा था। कपड़े में सफर की धूल और थकान थी। थैंक यू फॉर कमिंग ऑल दिस वे, उस आदमी ने कहा। राफेल ने हल्का सा कोल्ड स्माइल दिया। मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ आने से आसान था कि मैं खुद आ जाऊं। आप यहाँ किस लिए आए हैं माय लॉर्ड? राफेल का टोन एकदम सख्त हो गया। सीधी बात करता हूँ, मैं काउंटेस प्रीवोस को थ्रोन से हटाने वाला हूँ, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। वो आदमी शौक में बोला, जबरदस्ती? हाँ, राफेल ने धीरे से कहा। कई हाउसेस ने मुझे सपोर्ट दिया है, पर मुझे और बैकिंग की जरूरत है। हिज मैजेस्टी डिवोर्स नहीं लेना चाहते, इसलिए मुझे अपोजिशन बढ़ानी होगी। पर कोई बहाना तो चाहिए ना? आदमी ने डरे हुए पूछा। राफेल ने थोड़ा सा वीक स्माइल में कहा, बहाना बहुत है। काउंटेस प्रीवोस एक वार हीरो हो सकती है, पर वो कभी एम्प्रेस नहीं बन सकती। ना उसका ब्लड लाइन सही है, ना मैनर्स, ना रॉयल एटिक्वेट्स। नोबल लेडीज के लेवल से वो काफी नीचे है। फिर आपके पास कोई एम्प्रेस कैंडिडेट है क्या? आदमी ने पूछा। राफेल ने पीछे मुड़कर कहा, ये बात डिवोर्स के बाद डिस्कस करेंगे। वो आदमी हेड बॉक करके निकल गया। राफेल खिड़की के पास आ गया और अंदर सोच में पड़ गया। लगता है वो अपनी बेटी को एम्प्रेस बनाना चाहता है, पर नहीं, अगली एम्प्रेस सिर्फ डोरथी ही होगी। उसी वक्त दरवाजा खुला। डोरथी अंदर आई। साथ में डोनोवन भी था। उसके अंदर एक शांत पर कॉन्फिडेंट एनर्जी थी। राफेल ने हाथ जोड़कर देखा। तो तुम फाइनली कैपिटल लौट आई हो। मुझे पता था सब सेट होने के बाद तुम मान जाओगी। मैं तुम्हारा मिलना एम्परर से अरेंज करवा देता हूँ। डोरथी सीधी खड़ी रही, फिर एक कदम आगे बढ़ी। फादर, मैं कैपिटल इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना है। कहना है? क्या कहना है? डोरथी ने सीधी आंखों में देखकर कहा। मैं एम्प्रेस नहीं बनूंगी फादर। मैं यहाँ सिर्फ आशा से मिलने आई हूँ, ये कहने के लिए। और मुझे कैपिटल में नहीं, प्रीवोस्ट में रहना है। राफेल के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या तू पागल हो गई हो क्या डोरथी? एक इतने खतरनाक जगह में कैसे रहोगी? डोरथी ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा। मैं अकेली नहीं रहूंगी। उसने डोनोवन की तरफ देखा। उसकी आंखों में पूरी श्योरिटी थी। उसने आगे कहा, सर डोनोवन ने कहा है कि वो मेरे साथ रहेंगे। डोरथी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। राफेल ने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर गुस्से से कहा, तुम? ये सब तुम्हारा काम है ना डोनोवन? क्या जादू कर दिया है तुमने मेरी बेटी पर? मेरी बेटी कभी मुझसे इस तरह चैलेंजिंग बात नहीं करती थी। डोनोवन ने अपनी पूरी डिग्निटी के साथ कहा। मेरा काम? आप ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। राफेल ने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल किया है। डोरथी बीच में आ गई। उसकी आवाज उन दोनों के बीच गूंज उठी। बस कीजिए आप लोग। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर उसकी आवाज में एक थोड़ा सा कंपन भी था। मैंने कसम खाई है अपनी पूरी जिंदगी प्रीवोस्ट में गुजारने की। राफेल ने हैरान होकर पूछा, ये सब क्या बकवास है डोरथी? डोरथी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सर डोनोवन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। डोनोवन ने उसकी तरफ शौक में देखा। क्या? राफेल का चेहरे का रंग उड़ गया। आवाज रुक सी गई। तो तुम प्रेग्नेंट हो? डोरथी ने धीरे से कहा। चलिए डोनोवन, और अपने फादर के पास से निकल गई। और हमारा बदतमीज और खुद को सही समझने वाला गिल्स राफेल वही खड़ा रहा। आंखें अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या डोरथी
सच में प्रेग्नेंट है? उस दिन शाम में एम्प्रेस आशा के चैम्बर में दोनों ने पूरी बात बताई। आशा हंस पड़ी। उसकी हंसी मार्बल के कमरे में गूंज उठी। डोरथी ने सच में ऐसा कहा? वर्ड फॉर वर्ड डोनोवन ने कहा। अब भी डिसबिलीफ में हूँ। तुम इमेजिन नहीं कर सकती मैं कितना शॉक हुआ था। आशा ने मुस्कुराते हुए पूछा, पर ये सच तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, डोनोवन ने कहा। डोरथी बाहर से जितनी काम लगती है अंदर से उतनी ही बोल्ड है। मुझे नहीं लगा था वो अपने फादर से ऐसे झूठ बोलेगी। उसने सांस छोड़ी। मुझे उसकी चिंता हो रही है। उसके फादर ने उसे तुरंत बुलाया है। आशा ने हाथ हिलाकर बोला, अरे फादर्स को गुस्सा तो आता है, पर आखिर में वो बेटियों के लिए पिघल ही जाते हैं। दूसरी तरफ राफेल अपने स्टडी में खड़ा था। दिमाग में आग सी जल रही थी। ये सब तुम कैसे कर सकती हो डोरथी? उसके मन में खुद से लड़ाई चल रही थी। उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरी बेटी इतना बड़ा धोखा दे सकती है। उसके इमेजिनेशन में डोरथी की आवाज गूंज उठी, फादर, अगर अब आप अपना फैसला बदल भी दे तो भी क्या लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? एक ऐसी एम्प्रेस जो किसी और के बच्चे की माँ है। राफेल ने अपने हाथ कस लिए। गुस्सा और गिल्ट दोनों मिलकर उभर आए। फिर तुम प्रेग्नेंट हुई ही क्यों? डोरथी बोली, मैं आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ फादर। मुझे लगा था आप मुझ पर गर्व करते हैं, पर आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ और बनने का। आपके लिए मेरी जिंदगी सिर्फ एम्प्रेस बनना ही थी। राफेल ने अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिश की। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता था। एम्प्रेस बनना एक औरत के लिए सबसे पावरफुल पोजीशन है। डोरथी के शब्द फिर गूंजे। इस बार उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। बस यही प्रॉब्लम है आपकी फादर। आप सब पर अपना सोच थोप देते हो, चाहे मैं हूँ, मेरा भाई हो या आपके सब्जेक्ट्स। आपको लगता है सब कुछ आपके हिसाब से ही होना चाहिए। और फिर उसने एक लाइन कही जिससे राफेल का दिल टूट गया। आपको पता भी है मुझे क्या पसंद है? वो थोड़ा रुक गया, सोचने लगा। ऑफ कोर्स पता है, पर डोरथी की आवाज उसके जहन में चली गई। मुझे पढ़ना पसंद है, बच्चों के साथ रहना पसंद है, मुझे सिखाना पसंद है, मुझे एक सिंपल ईमानदार जिंदगी चाहिए, प्रीवोस्ट जैसी। मैं सिर्फ गिल्स राफेल्स की बेटी नहीं, मैं डोरथी हूँ। राफेल चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार कुछ पिघला। डोरोथी ने फिर धीरे से कहा, मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी फादर। मैं खुश रहूंगी अपनी मर्जी से, और यही टाइम है। आप अपनी आंखें खोल लीजिए। और वो निकल गई। उसके कदम हॉल में गूंजते रहे और उसके बाद एक खाली सी खामोशी छा गई। पैलेस के दूसरे हिस्से में किंग कार्लाइस अपने स्टडी में अकेला बैठा था। शाम का सूरज धीरे धीरे कमरे में लंबी परछाइयां डाल रहा था। उसके डेस्क पर पेपर्स बिखरे हुए थे, पर उसका ध्यान उनमें नहीं था। क्या गलती मेरी है? उसने सोचा। अब तक आशा का कोई संदेश नहीं आया। उसने खिड़की से बाहर देखा, जैसे उसके और आशा के बीच एक बेपनाह फासला हो। मैं खुद जाकर मिलने जाऊं तो शायद प्रेशर लगे उसे, पर अगर वो मुझे भूल गई तो? लियोनिल, उसने धीरे से पुकारा। जी योर मैजेस्टी। लियोनिल तुरंत अंदर आया। मुझे एक पेपर और एक एनवलप चाहिए, ना ज्यादा फैंसी ना बहुत सिंपल। लियोनिल ने थोड़ा झुककर पूछा, आप खुद लिखने वाले हैं महाराज? किसके लिए? कार्लाइस ने थोड़ा सोचकर कहा, हल्का सा मुस्कुराते हुए, आशा के लिए। लियोनिल ने सॉफ्टली कहा, आपको नहीं लगता एक लेटर लिखना उस पर प्रेशर डालेगा? कार्लाइस ने अपने हाथ देखे, फिर धीरे से कहा, पता नहीं, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। उसने लिखना शुरू किया। मेरी प्रिय आशा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये पत्र किसी फैसले का दबाव नहीं है। इसे बस मेरी कोशिश का एक छोटा सा नतीजा समझो। लेटर के पहले लाइन में लिखा था, मैं अक्सर सोचता हूँ, तुम कैसे हो आजकल? क्या सही से खा रहे हो? अपना ख्याल रख रहे हो? आखिर हम दोनों को काफी टाइम हो गया है मिले हुए। मुझे अब ये भी याद है वो क्रीम पाए और कस्टर्ड जो हम साथ में खाते थे। उस वक्त सब कुछ कितना टेस्टी लगता था, लेकिन यहाँ महल में सब कुछ बस खराब लगता है। मुझे
प्रीवोस्ट की जिंदगी याद आती है, वो जगह जहाँ सच्चाई और अच्छाई जीती है और जहाँ लोग अपने वादे निभाते हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारा वहाँ लौटने का रीज़न, इसलिए मैं तुम्हारे फैसले को बदलने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता तुम मेरी ख्वाहिशों की वजह से परेशानी झेलो। आशा ने लेटर पढ़ा और सोचने लगी, पर ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो मुझे ना जाने को कह रहा हो। उसने सोचा, शायद इसीलिए क्योंकि मैं भी वैसा ही फील करती हूँ। मेरा दिमाग कह रहा है उसे छोड़ दो, पर दिल कह रहा है मत जाओ। वो हल्की सी मुस्कुराई, और सच कहूँ तो सब लोग कहते थे मैं एक अच्छी एम्प्रेस नहीं बन सकती। शायद मैं भी विश्वास नहीं करती थी। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। आशा ने कहा, कम इन। एक आदमी अंदर आया। योर मैजेस्टी, काफी दिन हो गए आपसे मिले हुए। सर लियोनिल? आशा ने हैरानी से पूछा, क्या हिस मैजेस्टी ने तुम्हें भेजा है? लियोनिल ने कहा, नहीं, लेकिन कोई और आपसे मिलना चाहता है। कोई और? इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? लॉर्ड राफेल ने आपसे मुलाकात मांगी है। आशा ने एक पल सोचा, तो बेहतर होगा मैं उससे टर्न अवे कर दूं। फिर उसने गहरी सांस ली। नहीं, मुझे उसकी बात कम से कम एक बार तो सुननी चाहिए। लेकिन अगर उसने कोई बकवास शुरू की, मैं तुरंत निकल जाऊंगी। जैसा आप चाहे, लियोनिल ने झुककर कहा और चला गया। आशा ने अंदर ही अंदर सोचा, मुझे मालूम है लियोनिल चिंता कर रहा है, पर अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैंने अपना फैसला कर लिया है। फिर सीन चेंज होता है। राफेल आशा के सामने था। राफेल ने कहा, क्या तुम उससे मिली? हाँ, मिली थी। सर डोनोवन के साथ थी। तो तुम्हें उन दोनों के रिश्ते के बारे में भी पता होगा? हाँ, सब पता है। लेकिन अगर तुम यहाँ उनका रिश्ता तोड़वाने आए हो तो? बिल्कुल नहीं, राफेल ने कहा। डोरथी और डोनोवन अलग भी हो जाए तो भी वो एम्प्रेस नहीं बनेगी। आशा ने आंखें थोड़ी छोटी करते हुए पूछा, तो फिर तुम यहाँ आए क्यों हो? राफेल ने धीरे से कहा, सच कहो तो मैं तुमसे कहने आया हूँ कि तुम अपनी जगह से मत हटना। तुम एम्प्रेस बनी रहो। आशा ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या आप ठीक है? ये सब इतना अचानक कैसे? राफेल ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ दिनों में नोबल्स का काउंसिल बुलाने वाला था, जहाँ मैं डोरथी को एम्प्रेस बनने का प्रपोजल देने वाला था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, डोरथी कभी एम्प्रेस बनना चाहती थी ही नहीं, और मुझे भी उसे जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं। आशा ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, तुम सच में बदल गए हो लॉर्ड राफेल। राफेल ने सर झुकाया। अब जब मैंने अपनी एम्बिशन छोड़ दी है, सब कुछ साफ नजर आता है। अगर मैं कुछ नहीं करता तो दूसरे नोबल्स अपनी बेटियों को एम्प्रेस बनाने के लिए लड़ाई करेंगे, और अगर एक जगह मिलकर हमारे खिलाफ हुए तो समझ लो एम्पायर बिखर जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम वही रहो और एम्परर के साथ मिलकर इस एम्पायर को संभालो। आशा ने गहरी सांस लेकर कहा, तो तुम कह रहे हो मैं ही हिज मैजेस्टी के फ्यूचर के लिए बेस्ट चॉइस हूँ? राफेल ने ईमानदारी से कहा, हाँ योर मैजेस्टी, और अब मैं भी तुम्हारा वफादार हूँ आखिर तक। आशा ने हल्का सा मुस्कान दिया। मुझे खुशी हुई, अब हम एक ही साइड पे हैं। राफेल ने उठकर कहा, तो फिर आप एम्पायर को सही रास्ते पे ले जाइए और मुझे अपना सलाहकार समझिए। आशा ने हाथ बढ़ाकर कहा, हमेशा। दोनों ने हाथ मिलाए। आशा बाहर आई तो लियोनिल खड़ा था। योर मैजेस्टी, क्या आप हिज मैजेस्टी से मिलना चाहती हैं? आशा ने कहा, हाँ। क्या वो फ्री है? लियोनिल मुस्कुराया। हिज मैजेस्टी ने कहा है, जब भी आप आए सीधा अंदर आ जाइए। वो हमेशा आपके लिए वक्त निकालते हैं। आशा ने धीरे से दरवाजा खोला। कार्लाइस ने बिना ऊपर देखे कहा, लियोनिल, क्या बात है? ये कुछ खास हो तो ही। फिर जैसे ही उसकी नजर उठी वो रुक गया। आशा, उसकी आवाज नरम पड़ गई। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आशा ने धीरे से कहा, योर मैजेस्टी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे बिना बताए आ जाऊंगी। तुमने अब तक जवाब नहीं दिया तो मैंने सोचा तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। ओह, उसने हल्की सी आवाज में कहा, कुछ पीना चाहोगी आशा? बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आशा बोली, थोड़ा आगे बढ़ती हुई और उसका हाथ पकड़कर।
योर मैजेस्टी, जब आपने कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं, क्या वो सच था? कार्लाइस ने उसके आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, आई लव यू आशा। मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक प्यार करता रहूंगा। और सॉरी, ये पहले नहीं कह पाया। सॉरी मत कहिए, आशा मुस्कुराई। मैं भी तो अपने दिल की बात छुपा रही थी। मुझे पहले से एहसास था, पर मैंने कभी आपसे कहा नहीं। तो तुम? कार्लाइस रुक गया। हाँ, आशा ने धीरे से कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत दिनों से। कार्लाइस एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने उसे जोर से गले लगा लिया। योर मैजेस्टी, आशा फुसफुसाहट से बोली, बस ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर, कार्लाइस ने हल्की सी आवाज में कहा। उसके बाहों में समाते हुए आशा ने सोचा, ये आदमी जो सबसे मजबूत है, जो जंग में कभी नहीं टूटता, आज ही कितना नर्म और सच्चा लग रहा है। योर मैजेस्टी, मैं एक रिक्वेस्ट करूं? कौन सी रिक्वेस्ट? कि मुझे बिना हिचकिचाए किस कीजिए। कार्लाइस ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से उठाया और उसे किस किया, गहरा, सच्चा और शांत। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, आशा हल्के से रुक कर बोली। क्या तुम श्योर हो? कार्लाइस ने पूछा। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया, जैसे दुल्हन को उठाते हैं, और बेड की तरफ ले गया। कपड़े उतारते हुए आशा ने सोचा, जब ये कहता है कि ये अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा, तो फिर भी ये इतना फिट कैसे है? क्योंकि बहन वो मेल लीड है, मेल लीड। कार्लाइस हंसा। अभी भी यही सोच रही हो? आशा मुस्कुराई। मुझे लगा तुम सिर्फ दिल के मामले में स्ट्रांग हो। तुमने अभी कुछ देखा ही कहा है, कार्लाइस ने कहा, और फिर उसे किस कर लिया। और फिर आगे का कार्यक्रम तो आपको पता ही है। कुछ दिन बाद काउंसिल की मीटिंग में सुना है वो जा रही है, चाहे एम्परर ने कितने भी रिक्वेस्ट की हो, एक नोबल ने कहा। कौन समझता है अपनी औकात? दूसरा बोला। बस यही बचा था, एक गांव की लड़की एम्प्रेस बनेगी। रूम में छोटी छोटी हंसी गूंज उठी। तभी डोर खुला और सब चुप हो गए। एम्परर कार्लाइस और एम्प्रेस आशा एक साथ अंदर आए। वेट, क्या दोनों साथ है? ये कब हुआ? चुप, गार्ड ने चिल्लाकर कहा। कार्लाइस ने सीधा सबको देखा। मुझे पता है ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है। मेरे शादी का फैसला अधूरा था, क्योंकि मैं अपनी एम्प्रेस के फैसले का सम्मान करना चाहता था। पर मुझे लगता है उसकी यहाँ मौजूदगी सब कुछ कह देती है। योर मैजेस्टी, क्या आप सच में इस शादी को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं? एक नोबल ने कहा। जब मैंने तक संभाला था, मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने लोगों का एम्परर रहूंगा, और अपने लोगों को सबसे ज्यादा समझती है आशा परवेज। अगर कोई एम्प्रेस होने लायक है तो वही है, एक और नोबल बोला। पर योर मैजेस्टी, शादी में पॉलिटिकल फायदा भी तो देखना होगा। कार्लाइस ने उसकी आंखों में देखा। तुम कह रहे हो मैं उसे डिवोर्स दे दूं? माफी चाहूंगा योर मैजेस्टी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। तो क्या कह रहे हो? कि मैं उससे प्यार नहीं करता? आशा ने उसके हाथ पकड़कर कहा। मुझे कहने दीजिए। क्या तुम श्योर हो? आशा मुस्कुराकर बोली। आप भूल गए कौन हूं मैं। जिंदगी भर जंग के मैदान में मौत को चकमा दिया है। फिर उसने नोबल्स की तरफ देखकर कहा, मुझे पता है तुम सब मुझे नीचा समझते हो, मुझे और प्रीवोस्ट के लोगों को। पर हिज मैजेस्टी ने वादा किया था कि वो अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, इसलिए मैं भी उनके साथ रहने का फैसला किया है। एक नोबल बोला, क्या तुम एम्परर के फैसले के खिलाफ जाने की सोच रही हो? दूसरा बोला, मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूँ। और धीरे धीरे सब चुप हो गए। लॉर्ड राफेल ने भी उठकर कहा, मैं भी एम्परर और एम्प्रेस के फैसले से सहमत हूँ। रूम में हल्की सी फुसफुसाहट होने लगी। ये तो हमारे प्लान में नहीं था, किसी ने कहा। लियोनिल ने घबराकर कहा, पर अगर वो एम्प्रेस बनी तो नॉर्थ का क्या होगा? आशा ने शांत आवाज में कहा, उसके लिए मैंने पहले से तैयारी कर ली है। मेरे पुराने साथी उस जगह का ख्याल रखेंगे। कार्लाइस ने आगे बढ़कर कहा, कोरोनेशन सेरेमनी गर्मियों के पहले दिन होगी, और उस दिन तुम सबके सामने मेरी एम्प्रेस होगी, आशा परवेज। सब लोग झुक गए। कार्लाइस और आशा एक साथ खड़े थे, ताकत और प्यार का एक नया रूप बनकर। कोरोनेशन का दिन आया
ओ गॉड ऑफ डेथ, हैमरफेल, हमें दिखाइए कि सभी इंसान आपके सामने एक समान है, ताकि हम अपनी घमंड और झूठी सोच छोड़ सकें। कार्लाइस ने अपना हाथ उठाकर कहा, मैं कार्लाइस केंड्रिक इवारिस्टो भगवानों और लोगों की मर्जी के मुताबिक अपने सम्राट का फर्ज स्वीकार करता हूँ। आशा ने उसके बाद कहा, मैं आशा आमिर इवारिस्टो भगवानों और लोगों की मर्जी के मुताबिक अपनी सम्राज्ञी के फर्ज को स्वीकार करती हूँ। लॉन्ग लिव एम्प्रेस, भीड़ गरज उठी। लॉन्ग लिव द एम्प्रेस, हॉल तालियों से और शोर से गूंज उठा। आशा ने सोचा, ये नोबल्स मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। उन्हें पसंद नहीं कि कोई आम इंसान लोगों को अपने से ऊपर रखे। पर कोई बात नहीं, मुश्किल रास्ते तो मुझे हमेशा से पसंद रहे हैं। उसने कार्लाइस की तरफ देखा, जैसे आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब से मैं आपका साया बनकर रहूंगी। कार्लाइस ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू, आशा ने जवाब दिया। एक हफ्ते बाद, कोरोनेशन के बाद का समय, ऑर्डर ऑफ एले दोबारा अपनी पुरानी जगह पर अपना प्रभाव बना रहा था। मुझे नहीं पता ये क्या है। और जिन नोबल्स घरानों ने एम्परर का साथ दिया था, उन्हें अब उनके वफादारी के लिए इनाम मिल रहा था। मैं लेडी सिसिलिया दुप्रैत को उनके परिवार की अध्यक्षता सौंपता हूँ, कार्लाइस ने घोषणा की। धन्यवाद योर मैजेस्टी, सिसिलिया ने झुककर कहा। किसी नोबल ने धीरे से फुसफुसाहट में बोला, और अगर लेडी सिसिलिया शादी कर ले तो क्या उनका पति काउंट बनेगा? कार्लाइस ने सीधा जवाब दिया, नहीं, उसका पति काउंट कॉन्सर्ट होगा। सब लोग हंसी दबाने लगे। क्या कोई मर्द अपनी बीवी के नाम के नीचे जीना पसंद करेगा? किसी ने कहा। कार्लाइस की आंखें थोड़ी तेज हो गई। तो फिर समय आ गया है कि वह समझे, लेडी सिसिलिया एक वॉरियर के दिल के साथ पैदा हुई है। सिसिलिया ने सीधा उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, वो समझ जाएंगे योर मैजेस्टी, मैं आसान शिकार नहीं हूँ, और मैंने वादा किया है कि मैं आपकी सबसे मजबूत साथी बनूंगी। कुछ देर पहले नॉक नॉक कमिंग, कार्लाइस ने कहा। योर मैजेस्टी, आपने बुलाया। डोनोवन अंदर आया। सर डोनोवन, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको काउंट का टाइटल देने का, प्रीवोस्ट की जमीन के साथ। डोनोवन चौंक गया। पर मैं तो बस उनका ध्यान रखता हूँ, मैं अपने मालिक का टाइटल कैसे ले सकता हूँ? तो क्या मैं उन नोबल्स को टाइटल दूं जो प्रीवोस्ट को जानते तक नहीं? कार्लाइस ने कहा। आपने प्रीवोस्ट को हमेशा संभाला है, उसका ध्यान रखा है। आपसे ज्यादा योग्य कोई नहीं हो सकता। आशा ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं भी आपसे सहमत हूँ। मुझे यकीन है मेरे पिता और भाई भी ऐसा ही चाहते होंगे। डोनोवन की आंखों में आंसू आ गए। आशा, मेरा मतलब योर मैजेस्टी, आप मेरे लिए बहन जैसी रही हो। आशा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर प्रीवोस्ट मैं आपके हवाले करती हूँ। दोनों के आंसू एक साथ बहने लगे। वर्तमान में मैं डोनोवन देकर वचन देता हूँ कि मैं प्रीवोस्ट के पूर्वजों की विरासत को संभाल कर रखूंगा और प्रीवोस्ट की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। आशा ने धीरे से कहा, थैंक यू डोनोवन। कार्लाइस ने बोला, रुको जरा, काउंट देकर प्रीवोस्ट। जी योर मैजेस्टी, एम्प्रेस के पास आपके लिए एक खास तोहफा है। आशा आगे बढ़ी और एक तलवार उसके हाथ में दी। ये मेरी तरफ से नए काउंट के लिए उपहार है। इससे हमारे घर की रक्षा करना। डोनोवन ने उसे बहुत इज्जत से लिया। धन्यवाद योर मैजेस्टी, मैं प्रीवोस्ट की विरासत को अपनी आखिरी सांस तक संभाल कर रखूंगा। थोड़ी देर बाद, उफ, अब तो थोड़ा चैन से सांस ले सकती हूँ, आशा ने थक कर कहा। तभी नॉक हुआ। कम इन योर मैजेस्टी, डोनोवन था। अरे, मैंने कितनी बार कहा है मुझे योर मैजेस्टी मत बुलाओ। आशा हंसी। ना बोलूं तो मुझे एम्परर फैमिली के खिलाफ होने के जुर्म में चुनवा दिया जाएगा, उसने मजाक में कहा। शादी की तैयारी कैसे चल रही है? अभी तो कुछ फिक्स नहीं हुआ। लेडी डोरथी बहुत बिजी है और लॉर्ड राफेल से भी प्रॉपर बात नहीं हुई। वो स्कूल बना रही है ना? हाँ, वो खुद बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। लगता है टीचर्स मिलने में वक्त लगेगा, तो फिलहाल वो खुद ही पढ़ा रही है। आशा ने पूछा, और लॉर्ड राफेल?
सुना है वो प्रीवोस्ट आ रहे हैं। बिल्कुल, पर डोनोवन ने थोड़ा झिझक कर कहा, उनका नाम सुनते ही अब भी थोड़ा डर लगता है। आशा हंस पड़ी, तुम जैसे बड़े आदमी को लॉर्ड राफेल से डर लगता है? बस साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ हफ्तों बाद प्रीवोस्ट में, ये क्या है मिस डोरथी? बच्चों ने पूछा। ये पत्थर नहीं है, ये स्लेट्स है। डोरथी मुस्कुराई, इन पे तुम लिखना सीखोगे, अक्षर और नंबर्स। तभी नॉक हुआ। कम इन, उसने कहा। डोनोवन अंदर आया। आज भी बच्चों के बीच स्टार बनी हो लेडी डोरथी। सर डोनोवन, या फिर कहूँ काउंट प्रीवोस्ट, जो चाहे कह लो, उसने मुस्कुराकर कहा। अब तो लगता है ये जगह सच में स्कूल बन गई है। हाँ, और आशा भी यही सपना देखती थी, बस वक्त सही नहीं था। वैसे, डोरथी ने पूछा, कैपिटल में सब ठीक है? डेकर ने कहा, हाँ, टाइटल मिलते ही मैं सीधे यहाँ आ गया, क्योंकि एक खास मेहमान आ रहे हैं। क्या फादर आ रहे हैं? डोरथी ने धीरे से कहा। उस दिन के बाद उनसे नहीं मिली, पता नहीं क्या होगा। सब ठीक होगा, डोनोवन ने मुस्कुराकर कहा। मैं लॉर्ड राफेल का स्वागत ऐसे करूंगा कि वो नाराज नहीं रह पाएंगे। डोरथी हंस पड़ी, तुम्हारा हाथ तो कांप रहे हैं। ये बस साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, उसने फिर से कहा।